साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि ऑनलाइन से लेकर के और पूरे अप्रूवल लेवल तक कि किन-किन लेवल से होकर के हमारा फॉर्म गुजरता है। देखिए, मैंने पूरा एक नोट बना रखा है और इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारा फॉर्म कब और कहाँ कितने दिनों के लिए पेंडिंग रहता है और अगर पेंडेंसी ज़्यादा दिनों से है तो हम उसको कैसे फॉर्म को अपने आगे बढ़वा सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि ये एक योजना है जो सरकार की तरफ से दी जाती है किसानों को और 6,000 रुपये की धनराशि ये पूरे साल में भेजी जाती है। हर 4 महीने पर 2,000 रुपया की किस्त आपके अकाउंट में भेजी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक बहुत बड़ी स्कीम है किसानों के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा-सा हम ये जान लेते हैं कि इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होती है और ऑनलाइन कहाँ-कहाँ से होता है। वैसे हमने अपने इसी चैनल पर पब्लिक हेल्प डेस्क पर ऑनलाइन पीएम किसान सम्मान निधि कैसे करें, उसकी वीडियो को हमने डाला हुआ है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन करने के लिए, उसका भी हमने डिटेल से वीडियो बना के डाला हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दोनों वीडियोज़ का लिंक दे देंगे। अगर आपको ऑनलाइन करना है या फिर ये जानना है कि या आपको ये जानना है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसकी भी मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों वीडियो का लिंक भी आपको दे दूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किन-किन डॉक्यूमेंट के सहारे इस फॉर्म को भरा जाता है। तो पहले हम ये बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन के लिए कैसे आपको करना होता है ऑनलाइन? तो उसके लिए आप खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखते हुए आप खुद भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना पड़ेगा या फिर और जब खुद से आप ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आपके आधार में मोबाइल नंबर का लिंक रहना अनिवार्य है। तब जाकर के आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे pmkisan.gov.in पर, इस वेबसाइट पर जाकर के। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो फिर भी एक मोबाइल नंबर लगता है जिस पे कि 4 डिजिट की ओटीपी आती है। तो उस एक मोबाइल नंबर कोई भी लेकर के आप सीएससी यानी जन सेवा केंद्र पर आप चले जाएँ, किसी नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर और वहाँ पर जाकर के सीएससी सेंटर पर आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और सहायक ये अधिकारी होते हैं जो कि ऑनलाइन करते हैं। तो अधिकारीगण वैसे आमतौर से ऑनलाइन करते नहीं हैं, तो हम इस सेक्शन को छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये लोग आपको डायरेक्टली या तो जन सेवा केंद्र पर भेज देंगे या फिर कहेंगे आप ऑनलाइन करके लेके आइए। तो अगर आपको जानकारी होगी तो आप खुद ऑनलाइन कर लेंगे या फिर आप किसी जन सेवा केंद्र पर चले जाएंगे। तो जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म करते हैं यहाँ पर, चाहे खुद से, चाहे सीएससी सेंटर से, चाहे सहायक यानी किसी अधिकारी के माध्यम से, तो ये फॉर्म आपका चला जाता है ब्लॉक एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ब्लॉक एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आपने ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन के बाद जो पहला स्टेज आता है जहाँ पे फॉर्म आपका पेंडिंग पड़ा रहता है, तो ये होता है ब्लॉक एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी ब्लॉक में चाहे तहसील जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म चला जाता है और यहाँ पर जब फॉर्म जाता है, देखिए जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होकर के यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आने लगेगा कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल। तो जैसे ही आप इस जगह पर आपका पेंडेंसी दिखाने लगे तो इसका मतलब ये है कि आपका सफलतापूर्वक आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया है। जब तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद अगर ये आपके स्टेटस में ये नहीं दिखाई पड़ रहा है pmkisan.gov.in पर, जब आप जाकर के सेल्फ या सीएससी रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में जाकर के स्टेटस चेक करेंगे, तब तक समझिए कि आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ। तो इसका होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा? तो जब हमारा पेंडिंग फॉर्म दिखाने लगेगा तो अब इसको पेंडेंसी को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो पेंडेंसी को हटाने के लिए जो लेवल 1 होता है यानी ब्लॉक या तहसील, तो यहाँ पर लेखपाल बैठे होते हैं। तो आप उनके पास जाइएगा और आधार कार्ड और खतौनी, जो कि वेरीफाइड खतौनी होती है जिस पे कि तहसील की साइन और मोहर लगी होती है, तो वो वाली खतौनी और आधार लेकर के आप लेखपाल के पास जाइएगा। कहीं-कहीं इनको पटवारी बोलते हैं, तो इनके पास आप चले जाइएगा और फिर जब आप ये डॉक्यूमेंट और खतौनी देंगे तो वो आपकी रिपोर्ट लगा देंगे
और जब ये रिपोर्ट लगा देंगे तो ये पेंडेंसी आपकी हट जाएगी, और ये पेंडेंसी हटने के बाद फिर आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब आपका जो जनपद होता है, जहाँ पर आपका ज़िला होता है, तो ज़िला पर जब वो चला जाएगा तो वहाँ पर अगर आप जा सकते हैं तो चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी रिपोर्ट लगती है। और अक्सर जो यहाँ पर जो रिजेक्शन का जो कारण दिखाते हैं कि आपकी खतौनी सही से अपलोड नहीं है, जबकि पहले 100 केबी के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता था, अब 200 केबी इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रिजेक्शन यहीं से होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही। और आपके फॉर्म को जो रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे ही आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है फिर से वो आ जाता है खतौनी अपलोड के तरफ। तो हमारा फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जब ब्लॉक से निकलता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, और इस तरह का स्टेटस हमको दिखाया जाता है। तो इस तरह का स्टेटस जब दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका फॉर्म अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रुका हुआ है, यानी आपके जनपद पर ही। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 2-3 महीने, इसमें टाइमिंग की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। कोई फॉर्म क्लियर होने में 2-2 साल का समय लग जाता है, कोई फॉर्म क्लियर होने में 2-3 महीने का ही समय लगता है। तो जब जिस प्रकार से ऊपर से अधिकारी जिस तरह से ऑर्डर दिए होते हैं, उसी तरह से जल्दी फॉर्म ये लोग कंफर्म करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यहाँ पर भी 3-4 महीना 5 महीना फॉर्म पड़ा रहता है, और अगर आप वहीं अपने जनपद पे जा सकते हैं तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके आपका फॉर्म जब कंफर्म होकर नेक्स्ट लेवल पर यानी कि स्टेट लेवल पर जाएगा, तब आपका काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो जब जनपद लेवल से हमारा फॉर्म निकल जाता है तो वो चला जाता है स्टेट लेवल पर, यानी कि राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर फॉर्म जब जाता है तो ऐसा लिखा हुआ आने लगता है आपके स्टेटस में, वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल। तो जब इस तरह का स्टेटस आपके फॉर्म में दिखाई देने लगे, इसका मतलब ये है कि आपकी रिपोर्ट जनपद लेवल से लग गई है। अब आपका फॉर्म चला गया है राज्य स्तर पर, यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूँ कि मैं अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट अगर आजमगढ़ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद मेरा आजमगढ़ है, और मेरी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो लखनऊ है। तो मेरा जो फॉर्म है वो अब लखनऊ को पहुंच गया है, यानी कि राज्य स्तर पर। तो जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर भी आमतौर से काफ़ी दिनों तक फॉर्म पेंडिंग रहता है, जैसे कि 2 महीना 3 महीना, कभी-कभी 4-4 महीना, कभी-कभी और भी पेंडिंग रहता है फॉर्म। तो यहाँ से पेंडेंसी हटाने का तरीका यही है कि आप इंतज़ार करें, बाकी और कोई यहाँ तरीका नहीं। या फिर अगर कोई पहुँच हो, अगर वहाँ आप बात कर सकते हैं, या फिर जा सकते हैं, या फिर वहीं रहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। वरना यहाँ ऑटोमेटिकली 2-3 महीने के अंदर या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म, या तो फिर आपका आगे के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। और जब यहाँ से आपका फॉर्म निकलता है तो चला जाता है सेंट्रल लेवल को, यानी कि केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार के पास क्या होता है, तो जब यहाँ से फॉर्म निकलता है तो ये जो 3 स्टेप है, ये जो 3 स्टेप है, नंबर 1 ब्लॉक वाला, और नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट वाला, और नंबर 3 स्टेट वाला। तो ये 3 स्टेज में अधिकारीगण आपके फॉर्म को रिपोर्ट लगाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल लेवल का है, यहाँ पर आपकी कोई रिपोर्ट नहीं लगती है। जैसे ही स्टेट लेवल की रिपोर्ट लग जाती है, फिर वहाँ पर सेंट्रल लेवल के लिए जब फॉर्म हमारा चला जाता है तो उस पर लिखा हुआ आता है कि अप्रूव्ड बाय स्टेट बट पेंडिंग फॉर फर्दर प्रोसेस। तो अब फर्दर प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं लगनी होती है, बल्कि हमारा जो फॉर्म है वो अब यहाँ से निकल गया। यहाँ पर भी फॉर्म हमारा कभी-कभी 2 महीना, कभी-कभी 10 दिन, 15 दिन, जो भी, इसमें कोई टाइम सीमा इस पूरे फॉर्म की नहीं है। अगर जब पेंशन आने वाली होती है तो यहाँ से जल्दी-जल्दी अधिकारीगण फॉर्म को बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल करने लगते हैं। तो अगर जैसे ही आपका स्टेट से निकल गया तो फिर आपको कोई भी घबराने की या चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो रिजेक्शन वाला मामला था ये यहीं तक था, तीसरे स्टेप तक। या तो पहले स्टेज में रिजेक्शन होगा, या तो दूसरे स्टेप में होगा, या फिर तीसरे स्टेप में होगा। तो यहीं तक था रिजेक्शन का मामला। अगर इन तीनों स्टेप को आपका फॉर्म क्लियर कर लिया है आपके फॉर्म ने, तो फिर ये सेंट्रल लेवल को जब चला गया है तो अब यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि अब सीधा बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल होगा। उसमें चाहे
20 दिन का समय लगे, चाहे 1 महीने का समय लगे, चाहे 2 महीने का समय लगे, तो यहाँ कुछ समय के बाद आपका फॉर्म चला जाता है बेनिफिशियरी लिस्ट में। तो जब बेनिफिशियरी लिस्ट में चला जाता है, तो जैसे कि यहाँ से जैसे ही आपका फर्दर प्रोसेस दिखाएगा और 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना, तो यहाँ के बाद आपका फॉर्म आता है बेनिफिशियरी लिस्ट में। फिर बेनिफिशियरी लिस्ट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आपका फॉर्म बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, जो कि इस प्रकार होता है UP 30 56 65, और यहाँ पर भी 3-4 अंक और लिखे होंगे, 11 डिजिट के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर PM किसान सम्मान निधि का दे दिया जाता है। जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका जब भी आप स्टेटस चेक करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है, तो स्टेटस जब आप चेक करेंगे तो फिर इस तरह आएगा, फार्मर हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन PM किसान पोर्टल, प्लीज़ चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो पास हो चुका है पूरी तरह से, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। इसका मतलब ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, यानी कि आपको बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब आप अपना जो स्टेटस है वो जा करके बेनिफिशियरी कॉर्नर पर एक दूसरा सेक्शन होता है स्टेटस चेक करने का, क्योंकि वहाँ स्टेटस 2 तरीके से PM किसान सम्मान निधि पे चेक होता है। एक वो होता है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ले करके और ये रजिस्ट्रेशन नंबर इशू ना होने तक के लिए एक है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक आपको नहीं मिल रहा है तो उसका स्टेटस अलग बॉक्स से चेक होगा, सेल्फ या CSC न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम से। लेकिन जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो फिर वहाँ पर एक कॉलम और बना हुआ रहता है, तो वहाँ पर एक बॉक्स बना रहता है नाउ योर स्टेटस। तो जब नाउ योर स्टेटस वाले बॉक्स में जाकर के हमको चेक करना है, तो वहाँ पर हम अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है तो ठीक है, नहीं मिला हो तो आधार नंबर से हम रजिस्ट्रेशन नंबर पहले निकालेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद फिर हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ फिल करेंगे, और फिल करने के बाद OTP जो मोबाइल आपने लगाया होगा उस पर OTP आएगा, और OTP के बाद फिर आपको पूरा आपका डिटेल डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी प्रक्रिया पूरी कि फॉर्म आखिर कैसे ऑनलाइन होता है। फॉर्म कैसे ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं या CSC से करा सकते हैं या कोई अधिकारीगण कर देते हैं। ऑनलाइन की जो वीडियो है ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इस चैनल पे मिल जाएगी, और फॉर्म कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद ये फॉर्म चला जाता है ब्लॉक या तहसील में, और वहाँ से ये फॉर्म पास होता है लेखपाल और पटवारी के महोदय। तो जैसे के ज़रिए जब ये पास हो जाता है तो फिर ये चला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब ये फॉर्म निकलता है तो ये चला जाता है स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पे। तो जब राज्य स्तर पे ये फॉर्म पास होता है तो ये फिर चला जाता है सेंट्रल लेवल पे, यानी कि केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार यहाँ आमतौर से रिपोर्ट नहीं लगाती, बस सिर्फ जो भी फॉर्म यहाँ से निकल करके यहाँ जाते हैं वो बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। जब बेनिफिशियरी लिस्ट में जैसे ही फॉर्म हमारे शामिल हो जाते हैं तो वहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और हम PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हो जाते हैं। फिर जब भी अगली किस्त आएगी तो हमें तो मिलेगी 2000 की, जो भी सहायता मिलती है 2-2000 करके हर चौथे महीने, तो वो हमारे खाते में भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। तो हमारे चैनल को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे डालता रहूं तो वो आपको मिलती रहे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जो कि आपने देखी, और भी मैं किसान सम्मान निधि से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा कि उसमें स्टेटस कैसे देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आधार सीडिंग या फिर लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रहा है तो उसको कैसे हमको सही कराना है, वो प्रक्रिया भी हम बताएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको देता रहूँ सरकारी योजना या फिर और भी किसी भी तरह की जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं तो आप तक डायरेक्टली पहुँचते रहें। तो उम्मीद है साथियों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।